तारीख 8। बार सोमवार, मंगलवार, आज बार, बार को अभी सोच के लिखेंगे। देखो, क्लास 10th की साइंस चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, इसकी ये 3rd वीडियो है, तीसरी। यह वीडियो राजस्थान बोर्ड और जिनमें भी NCERT की बुक है न्यू, उसके अनुसार ये हम कोर्स करा रहे हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद या लाभदायक हो सकते हैं, तो इन्हें ज़रूर देखें। देखो, शुरुआत हम अम्ल क्षार से की, लवण तक पहुँचे, फिर हम पहुँचे pH के बाद। अब हम जानेंगे pH के हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव या उदाहरण और इसके उपयोग। आज की वीडियो में, इस क्लास में हम क्या जानेंगे? pH के बारे में, pH के प्रभावों के बारे में। pH के बारे में तो पिछली वीडियो में ही जान लिया, तो इसको पहले लिख देते हैं जिससे बाद में समस्या नहीं आए। देखो, दैनिक जीवन में pH का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में pH का महत्व सुने। होता क्या है, नॉर्मली जो जीव जंतु हैं, पौधे हैं, मनुष्य हैं, ये एक विशिष्ट pH परास में ही जीवित रहते हैं और कार्य करते हैं। pH ऊपर नीचे हो जाए, जीवन गड़बड़ा जाए, यानी इनको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा अंतर होने पर जीवित नहीं रह सकते। ये तो हमने अपनी बात कर ली, जीवित प्राणियों की, मनुष्य की भी। मिट्टी की pH अगर ज़्यादा कर दें, कम कर दें, तो पौधों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए क्या चाहिए? वो मिट्टी उदासीन होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा अम्लीय ना क्षारीय। अगर अच्छी उपज लेनी है, फसल अच्छी चाहिए, तो मनुष्य और जंतु, साथ में पौधे, इनका जो जीवन है pH पर निर्भर करता है। तो pH का हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव है। इसके अलावा हम बात करें, हमारे दांतों की बात करें। दांतों में जो ऊपरी परत है बाहरी, वो सबसे कठोर होती है, इसे कहते हैं इनेमल, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, यानी कैल्शियम फास्फेट से। ये शरीर का सबसे कठोर भाग है, जल में घुलता नहीं है, गलता नहीं है। लेकिन जैसे ही मुंह की pH कम हो जाए, 5.5 से कम, तो ये क्या हो जाएगा? संक्षारित होने लगेगा, धीरे धीरे इसका क्षरण होने लगेगा और ये नष्ट होने लगेगा। तो pH प्रभावित कर रहा है। ऐसी बात करें हम हमारे पेट की, यानी आमाशय की। आमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने जानते ही हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा आमाशय स्रावित करता है, जो कि भोजन के पाचन में सहायक है, और जो साथ आए जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, उनको नष्ट करने में सहायक है। लेकिन कई बार कब्ज या अपच होता है, तो उसकी स्थिति में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में स्रावित होता है, जिससे पेट में दर्द और जलन होने लगती है। अगर उससे छुटकारा पाना है इस दर्द से, तो इसे उदासीन करना पड़ेगा। इसके लिए हम एंटासिड या प्रति अम्ल का उपयोग करेंगे, या क्षारकों का। क्षारक में जैसे
दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका उपयोग करेंगे। ऐसे ही हम बात करें, पहले इनको लिख लेते हैं पर बाद में बात करेंगे, इसी के प्रभावों का भी बात कर लेंगे, फिर तुम यहाँ से भाग जाओगे। तो देखें पहला प्रयोग, आपको करना क्या है, समय हो तो वीडियो पूरा ही देखना है, इनको लिख भी सकते हैं, ये तुम्हारी मर्जी है। आवाज़ साफ नहीं दिख रही हो, नहीं सुन नहीं रही हो, तो दिखने की पूरी व्यवस्था है, दिख तो जाएगा, दिख भी नहीं रहा तो सुन लें, नहीं तो दोनों काम तो हम कर ही रहे हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पहला जैसे जाने हम अपनी बात कर रहे हैं, प्राणियों की। मनुष्य एक निश्चित पीएच परास सात 7.0 से 7.8 के बीच ही कार्य करता है, यानी जो हमारा शरीर है उसकी बात कर रहे हैं। मनुष्य यानी हमारा शरीर। ऐसे ही हम सभी प्राणियों के बारे में लिख लेते हैं। जीवित प्राणी केवल एक निश्चित पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़ें। जीवित प्राणी केवल एक निश्चित पीएच परास में जीवित रह सकते हैं। तो मुझे ऐसा प्राणी बताएं जो मरा हुआ है और जीवित रहेगा। इसका मतलब यही है, क्या है, देखो, जीवित प्राणी जीवित रह सकते हैं एक निश्चित पीएच परास में। तो कोई मरा प्राणी जिंदा रहता है? नहीं, सब जिंदे ही जिंदे रहते हैं, जिंदे ही जिंदे। विचार करो, ये जो मैंने लाइन लिखी है सही है, इसको लिखना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो सुनो, जीवित प्राणी एक निश्चित पीएच परास में जीवित रहते हैं। अगर मैं जीवित नहीं लिखता तो क्या मरे रहते? मरे ही जीवित रहते? नहीं। तो क्या जिंदे ही जिंदे रहेंगे? नहीं, जिंदे भी मरेंगे। बात गौर करें। ये तो हमने मनुष्य और प्राणियों की बात कर लिया, पौधों की बात कर लेते हैं। अच्छी उपज के लिए, फसल अच्छी चाहिए तो पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। अब मिट्टी में ही फसल होगी, अगर मिट्टी की पीएच कम कर दें तो अम्लीय, ज़्यादा कर दें तो क्षारीय, और दोनों इसके लिए नुकसानदायक है। लिख सकते हैं मिट्टी की पीएच
कम या अधिक होने पर किसान उसमें आवश्यकता अनुसार कम होने पर अम्लीय, तो इसको उदासीन करने के लिए क्षारीय पदार्थ मिलाएंगे। अधिक होने पर क्षारीय, उदासीन करने के लिए अम्लीय पदार्थ मिलाएंगे। मिट्टी की पीएच कम या अधिक होने पर उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है। मिलाएगा कौन? जो उसमें काम करेगा, काम करने वाला किसान। ये तो हमने पौधों की बात कर ली, ये हमने मनुष्यों की और जंतुओं की बात कर ली। अब हम बात करते हैं, वैसे हम बात नहीं कर रहे, इसे बात करना नहीं कहते। जब एक तरफ से वार्तालाप हो, दूसरी तरफ से आदमी मौन हो, तो इसे बातचीत नहीं कहते। ये तो मानो जैसे कोई प्रवचन चल रहा हो, ओह जय हो। अब हम बात कर लेते हैं दंतक्षय की। दंतक्षय में अभी मैंने बताया है, जब भी हम कुछ खाते हैं, कुछ मतलब जैसे समझो तुम चूरमा, चॉकलेट, गुड़, रोटी, तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे दांतों के बीच में या दाढ़ों के बीच में फंस जाता है। खाद्य कण जिसे कहेंगे, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं वो भोजन है, उसको कहते हैं खाद्य। और खाद्य का कुछ भी कण अगर इसमें बच जाए तो उसे खाद्य कण कहेंगे। उसके फंसने से क्या होगा, हमारे मुंह में पहले से बैक्टीरिया हैं, वो उस खाद्य कण को खाएंगे। खाने के बाद अम्ल निर्मोचित करेंगे, यानी अम्ल छोड़ेंगे। वो अम्ल हमारे दांतों पर जम जाएंगे और एक पीले रंग का आवरण बनाएंगे, जिसे कहेंगे दंत पिलाक। वो आवरण कहलाएगा पिलाक, क्योंकि दांतों पर चढ़ा तो दंत पिलाक, उसका रंग होगा पीला। अब वो पिलाक बड़ी समस्या खड़ी करता हमारे सामने। वो दांतों का धीरे धीरे क्षरण होने के लिए जिम्मेदार हैं। इससे दांत धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। इसे क्या कहते हैं? दंत क्षय। दांतों का धीरे धीरे क्षय होना, उनका क्षरण होना, नष्ट होना। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार यही है कि जब भी कुछ खाएं तो दांतों को साफ करके रखें। दिन में 2 बार कम से कम ब्रश करना चाहिए, दांतों का सफाई करनी चाहिए। दांतों की सफाई के लिए आप क्षारकीय मंजन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो अम्लीय स्थिति में नुकसानदायक हैं, तो क्षारकीय उदासीन करने के लिए। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। वैसे यहाँ पर जगह कम पड़ेगी, तो इसको लिख लिया, तो इसको साफ करके ऊपर ही लिख देते हैं। वैसे लिख कौन रहा? कोई नहीं लिख रहा। बिल्कुल छपे हुए। आज तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे बैकग्राउंड में पहले से लिखे पड़े हैं।
देखो दंत छ, मुंह के पीएच की मान 5.5 से कम हो जाने पर दांतों का क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। पाँच पॉइंट 5 चूँकि हमने बात की इनेमल की, इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। वैसे किसी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे पीएच 5.5 से कम हो मुंह की, वो कुछ नहीं कर पाएगा, संचारित हो जाएगा। दांतों का भारी आवरण इनेमल, जिसे कहेंगे दंतवल्क, शरीर का, एक बार चेक करता हूँ साफ दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, इससे पिछले वाला साफ नहीं दिख रहा था। कुछ नहीं, मैंने बोल तो दिया था पहले और दूसरे पॉइंट, अब ये साफ दिख रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। एनिमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, नहीं पदार्थ नहीं भाग है, शरीर का सबसे कठोर, रे को नीचे लिखना है ना, कठोर भाग है, जो कि जल में गलता नहीं है, लेकिन मुंह की पीएच 5.5 से 1,350 में, और हम यहाँ 3 में। काम कब होगा बताएंगे। लेकिन मुंह की पीएच 5.5 से जैसे ही कम हो जाए तो इसका क्षरण होगा। कम होने पर यह संचारित होने लगता है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी और लिख लेते हैं। हमें पढ़ना क्या था, पीएच का दांतों पर प्रभाव। दंत छः,
दंत छः की तो परिभाषा मैंने वैसे बताई अभी तुम्हें बताई थी, होती प्लाक बना लेते हैं, उससे क्षरण होता है, वो है दंत छः। ये हम पढ़ रहे हैं दांतों पर पीएच का प्रभाव, एनेमल पर। ये एनेमल कैसे बना होता है इसको भी देख लें, एक लाइन में लिख लें। एनेमल कैसे बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। यानी कैल्शियम फास्फेट से। ये जो एनेमल है ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फास्फेट से बनाता है। CA10PO4 का होल 6। सही बोला? सही है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन कहाँ है इसमें, CaH, गड़बड़। कल मिला के मुझे याद नहीं है तो इसका मतलब ये पेपर में नहीं आएगा। अगर पेपर में आता तो मुझे ज़रूर याद होता है ना। तो कल मिला के इतना याद रखना है। ये क्या है, दांतों पर पीएच का प्रभाव, इसको लिख लेना। दांतों पर पीएच का प्रभाव। दंत छः क्या है, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया, दांतों के बीच फंसे खाद्य कण, भोजन कण या अपशिष्ट का भक्षण कर उसे खाकर अम्ल निर्मोचित करते हैं, जो दांतों पर पीले रंग का एक आवरण चढ़ा लेते हैं, जिसे दंत प्लाक कहते हैं। इसके बनने से दांतों का धीरे धीरे क्षरण होना प्रारंभ होता है। यह दंत छः कहलाता है। ठीक है। चूरमा खाया आपने, कभी खाया है, या चॉकलेट या गुड़, चूरमा, रोटी, कुछ भी, तो दांतों के बीच में फंस जाते हैं भोजन के कण। उनको खाने से बैक्टीरिया अम्ल छोड़ेंगे, वो अम्ल जमेगा, पीले रंग का आवरण बनाएगा, उसे दंत प्लाक कहेंगे। और उसके बनने से ही दांतों का क्षरण शुरू हो जाएगा, दांत नष्ट होने शुरू हो जाएंगे, उसे कहेंगे दंत छः। ये तो हम पढ़ रहे हैं पीएच का प्रभाव। हालांकि इसमें भी मुंह जो है उसका पीएच कम होने से वो अम्लीय स्थिति में होगा। तो अब इसका उपचार के लिए क्षारकीय मंजन का प्रयोग करेंगे। देखो उपचार, इसके लिए या इस स्थिति से बचाव के लिए हमें क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। ऐसा आप इसे देख सकते हैं, मैं भी देखता हूँ अब इसे। हाँ, अब तो साफ दिख रहा है, बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहले और दूसरे में ही दिक्कत आई थी, समझना हो गया। अब इसको साफ कर देते हैं। हाँ, ओके, you can take a screenshot of this picture
अब देखो, अब बात करते हैं अगले पॉइंटों की। पॉइंट अगला ये है कि आपको कभी न कभी तो चींटी ने काटा होगा या डंक मारा होगा। डंक तो हमने देखा नहीं, कुल मिला के दर्द ज़रूर होता है। या फिर देखा हो मधुमक्खी क्या करती है, डंक मारती है, वो तो दिखता है डंक, तो तुरंत क्या होता है, उस पर दर्द या जलन होने लगती है। जैसे इस उंगली को काटे तो ये फूल कर सूज जाएगी, दर्द होगा, भयंकर जलन होगी। वो किसके कारण होता है? अम्ल के कारण। नाम मेथनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, HCOOH। इसका उपचार, इसको क्षारीय करेंगे, बेकिंग सोडा को उपयोग करेंगे। ये मेथनोइक अम्ल मधुमक्खी जो शहद वाली है और जो दूसरी महार हैं उनमें पाई जाती है। इसके अलावा लाल चींटी है, उसमें भी। एक पौधा और है नेटल। इसकी पौधे की पत्तियों में बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, उनको अगर कोई छू जाए, स्पर्श कर जाए तो उसमें ये अम्ल छोड़ देती हैं, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होगा। उसका नाम भी क्या है? मेथनोइक अम्ल। इस पौधे को याद रखना ज़रूरी है, नेटल इसका नाम है। इसका भी उपचार प्रकृति में पहले से ही है, क्योंकि जंगलों में कहीं पाया जाता होगा, हमने तो देखा नहीं। इसका उपचार, इसी के पास एक और पौधा पाया जाता है डॉक, उसके पत्ती को रगड़कर इसके स्थान पर लगाएं जहाँ पर जलन हो रही है, तो उसको उदासीन कर देगा, उसके प्रभाव को, क्योंकि उसकी प्रकृति क्षारीय है और समस्या दूर। इनको लिख लेते हैं, दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी बाद में काम आएंगे। मधुमक्खी डंक मारती है, तो मेथनोइक अम्ल के कारण उस स्थान पर जलन व दर्द का अनुभव होता है। इसके उपचार हेतु यानी इसे उदासीन करने के लिए बेकिंग सोडा का
उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। प्रयोग तो नहीं कर रहे, उपयोग ही करते हैं। बेकिंग सोडा को इस जगह पर लगाएंगे जहाँ पर डंक का प्रभाव है और ये उसको उदासीन कर देगा और दर्द गायब। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो मेथनोइक अम्ल के स्राव के कारण, क्योंकि उसमें छोड़ देगी उस स्थान पर, पहली तो बात यहाँ लड़ाई हो जाए। मधुमक्खी इसको काट ले, ये स्थान है, तो क्या यहाँ दर्द होगा, जलन होगा, फफोला होगा, सूजन आएगी? नहीं। दीवार को काट ले, पत्थर काट ले, तो ये स्थान क्यों लिखा? ये स्थान मतलब शरीर का जिस अंग में या कोई भाग उसमें, इसको याद रखना। स्थान पे काटेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें ही होगा। हमें काटे, किसी प्राणी और को काटे, उससे वो स्थान नहीं है, वो उसके भाग हैं। शब्दों का ध्यान रखें। इसको उदासीन करने के लिए, हाँ ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान रखें। इसको उदासीन करने के लिए डंक मार गए स्थान पर बेकिंग सोडा लगाते हैं, उसका उपयोग करते हैं और दर्द दूर हो जाता है। अब देखें अगला पॉइंट, नेटल, इसकी बात की थी। नेटल कैसे लिखेंगे? नेटल, नेटल। नेटल को याद रखेंगे, इसका एक और नाम है बिच्छू बूटी। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आप तो पेपर हिंदी में देंगे। बिच्छू बूटी, बिच्छू सही है, बूटी अब सही है। बिच्छू बूटी के पत्तियों की बालनुमा छू या स्पर्श हो जाने पर त्वचा में मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है। इस अम्ल के स्राव के कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। जलन में दर्द का अनुभव होता है, और जलन में दर्द होगी तो इसका उपचार भी करना होगा, और प्रकृति ने तो खुद ने किया हुआ है। तो देखें, इसके उपचार हेतु इस पौधे के पास में ही पाए जाने वाले डॉग पौधे की पत्तियां रगड़ कर किया जाता है।
अब रगड़ कर इसके उपचार नहीं, इसका उपचार इस पौधे के पास में पाए जाने वाले डॉग पौधे की पत्तियां रगड़ कर किया जाता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ तो इसके पत्ती छू गई, निट्टल की दर्द है, और डॉग पौधा की पत्ती ली और रगड़ के रख दी तो उपचार हो गया। नहीं, इस स्थान पर लगाना पड़ेगा, ऐसा भी समझें। केवल रगड़ने से काम नहीं चलेगा, इसको इस उस स्थान पर लगाने से वो इसके प्रभाव को उदासीन कर देगा, ये उसके प्रभाव को गायब दर्द। एक बार देखें, मैं इसको चेक करता हूँ। सही है मामला। देखो, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दंत क्षय भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे में दंत क्षय है नहीं। इनको इम्पोर्टेंट कैसे लिखें? बिच्छू बूटी नेटल, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। लाल चींटी के डंक में मैथुनिक अम्ल होता है, जिसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल, HCOOH। इतना याद रखें। इस अम्ल के कारण जैसे ही त्वचा में जाएगा, दर्द और जलन का अनुभव होगा, सूजन होगी। मधुमक्खी डंक मारे तो भी मैथुनिक अम्ल, सूजन आएगी, दर्द होगा। उपचार बेकिंग सोडा जैसे क्षारक का प्रयोग करेंगे, जो इसके प्रभाव को उदासीन करेंगे। बिच्छू बूटी या नेटल, इसके पौधे की पत्तियों के जो बाल जैसी संरचना है, वो बालों का स्पर्श हो जाए तो भी मैथुनिक अम्ल शरीर में जाएगा, त्वचा में। उसका उपचार ये कौन? इसके पास जो ये डॉग पौधा है, इसकी पत्तियां रगड़कर उस स्थान पर लगाएंगे और दर्द में राहत मिलेगी। अब हम जानते हैं, इसको तो आप देख लें। अब हम जानते हैं, देखो अगला पॉइंट क्या है, इसको तो ले सकते हैं आप। अब हम नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं। ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट कैसे होता है? पीएच इसको जान लिया, पीएच के दैनिक जीवन प्रभाव जान लिए, कंप्लीट। अब हम जानते हैं तनुकरण के बारे में। तनुकरण में क्या होता है? देखो, ये हमारे पास जल है, ये अम्ल है। इस जल में अम्ल को मिलाएंगे या क्षारक को, तो इसकी सांद्रता में कमी हो जाएगी। जो प्रति इकाई आयतन है, उसमें जितनी सांद्रता में कमी होगी, यही प्रक्रिया तनुकरण कहलाएगी। और ये अम्ल और क्षार तनुकृत हो जाएंगे। देखते हैं। देखने का एक ही मतलब है, तुम्हें तो लिखना है और याद करना है। तनुकरण, तनुकरण मीन्स, देख लेते हैं। जब जल में
अम्ल या क्षारक मिलाने पर हमारा वाक्य का प्रभाव टूट गया। सुने, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर इसकी प्रति इकाई आयतन में सांद्रता में कमी हो जाती है। किसकी? इन अम्ल या क्षारक की। तो वाक्य कैसे बनेगा? ये हमारी समस्या और कठिन हो रही है। देखो, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जब भी ये मिलाए जाएंगे तो इनकी जो सांद्रता है, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, उनकी सांद्रता में कमी होगी। आयन की सांद्रता, आयन अम्ल मिलाया तो हाइड्रोनियम आयन और क्षारक मिलाया तो हाइड्रोक्सिल आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तनुकरण। यह प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है। तनुकरण कहलाती है बस। लेकिन जो ये हमने लाइन पढ़ी है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, ये छोटी लाइन नहीं है। कैसे? या हम अम्ल में जल या क्षारक मिलाएं, अम्ल में जल मिलाएं या जल में अम्ल मिलाएं, दोनों ही अवक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं। अम्ल में जल मिलाने पर अवक्रिया का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो जो मिश्रण है वो बाहर आ सकता है उस पदार्थ से, जैसे आते हैं ना उबल के बाहर आ जाते हैं, एकदम उफान सा आता है। वो कांच का पात्र या परख नली जिसमें यह अवक्रिया हो रही है वो टूट सकती है, और अम्ल के कारण अगर आप पर वो गिरा तो आप जल सकते हैं। और दूसरा देखें कि जल में अम्ल मिलाएंगे तो अभी जल ज़्यादा है, अम्ल कम है, तो जल को लगातार हिलाएंगे और अम्ल को थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो इससे राहत मिलेगी। ये भी ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है। ध्यान से सुनें, फिर समझें। हम बात करें इसको नोट लगा कर लिख लेना। क्या लिखना है, क्या समझना है? देखो, जल में अम्ल मिलाना हो तो कैसे मिलाएंगे? अम्ल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे और जल को लगातार हिलाते हुए मिलाएंगे, क्योंकि अवक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अगर जल ऊपर लें और अम्ल नीचे, तो अम्ल में जल डालेंगे तो क्या होगा? तुरंत बहुत ज़्यादा इस अवक्रिया का तापमान बढ़ जाएगा। ये मिश्रण बाहर आ सकता है, परख नली टूट सकती है तापमान के कारण, और आप जल सकते हैं, नुकसान हो सकता है। तो इसमें सावधानी बरतें। यहाँ देखने वाली बात यह है
पहले तो मैं तुम्हें देख लेता हूँ, तो मैंने में मुझे ही देख रहा हूँ, अपने आप को ही। हाँ, क्या करना है? अम्ल में जल नहीं मिलाना, जल में अम्ल मिलाना धीरे धीरे, और जल को लगातार हिलाते हुए। इस पॉइंट को याद रखें नोट में। जल में क्षारक के भी साथ यही क्रिया है, वो भी उसमें छिपी होती है, लेकिन अभी हम अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं। जल में अम्ल मिलाने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी जल में सांद्र अम्ल, सांद्र अम्लों की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ओहो सांद्र अम्लों से याद आया, पीएच प्रभावों में हम एक चीज़ भूल चुके हैं, अम्लीय वर्षा। इसके बाद लिखवा देंगे, उसको वहीं लिखना। हमसे गलती हो गई, गलती नहीं भूल हो गई, कोई बात नहीं, हम कोई परमात्मा तो है नहीं कि भूल नहीं होगी। उसको भी लिखेंगे अम्लीय वर्षा। उसको यहाँ लिखने याद आया सांद्र अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। होता क्या उसमें अम्लीय वर्षा में, सुन लें यहाँ। जो हमारे वाहन हैं या ईंधन जैसे चलाते हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। जैसे ही वर्षा होगी, ये ऑक्साइड जल में घुलकर, वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे, सल्फर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, जिनके कारण वर्षा के जल की पीएच कम हो जाती है। 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाएगी। उसके दुष्प्रभाव मनुष्य, जंतुओं यानी जानवरों और पौधों समेत सभी पर देखने पड़ता है, मिट्टी समेत, और भवनों तक पर, इमारतों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ताजमहल इसका जीवंत उदाहरण है। ताजमहल, इसकी जो संगमरमर है वो पीली हो रही है अम्लीय वर्षा के कारण। तो अगर अम्लीय वर्षा का जल नदियों में चला जाए, जहाँ जलीय जीव रहते हैं, तो उनके लिए भी जीवित रहना कठिन हो जाएगा। बस ये अम्लीय वर्षा के बारे में, इसको आप खुद भी लिख सकते हैं, याद हो गया तो दोबारा खुद लिख लें, नहीं तो दोबारा सुन लें जो मैंने बोला है। ऐसे छोटी मोटी बातों की दिक्कत नहीं। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। चेक करता हूँ मैं तुम्हें, सही चल रहा है मामला। जल में अम्ल या क्षारक मिलाना है तो बड़ी सावधानी से,
जैसे सांद्र अम्लों की बात करें, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। कैसे मिलाना चाहिए? अम्ल को धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। ये तो इसकी कंडीशन है कि अम्ल को धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। जल को लगातार हिलाते हुए जल में, यानी कि जो जल है उसको लगातार हिलाते हुए जल में, जल को नहीं, अम्ल को। ये जो धीरे धीरे वाला है वही अम्ल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। इतनी सी बात है। अब उल्टा करके देखें, अम्ल में जल मिलाएं तो वो अप्रक्रिया बहुत ज़्यादा ऊष्मक्षेपी है, वो मिश्रण बाहर आ सकता है। उसी के कारण परखनल या कांच का पात्र टूट सकता है और जलने की संभावना है। उसको लिख लेते हैं। अम्ल में जल मिलाने पर मिश्रण आस्फलित, ये तुम्हारे लिए अच्छा शब्द है। आस्फलित मतलब तूफान मतलब उबल कर या फिर एकदम से आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। बाहर किससे आ सकता है? उस पात्र से। मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है और अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण अभी क्या हुआ, हम इसको लगातार लिख दिए और कुछ भी बोला भी था, वो सब देखा कि वीडियो ही रुकी हुई है हमारी। तो अभी हमने इतना लिखा था उसमें, अभी अम्ल में जल मिलाने पर मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। बाहर यानी एकदम आ सकता है ऊपर, जैसे आप कुछ भी देखते रहते हैं एकदम गर्म करते हैं तो, और ताप बढ़ जाएगा क्योंकि ऊष्मक्षेपी अपक्रिया इतना बढ़ जाएगा कि जो उपयोग में पात्र या परखनली ली जा रही कांच की वो टूट जाएगी और आपके जलने की संभावना है। आप मतलब जो प्रयोग कर रहा है, जो ऐसा करके देख रहा है, क्योंकि परखनली टूट जाएगी एकदम, तो अम्ल के कारण जलने की संभावना है। तो यहाँ दिक्कत क्या है कि अम्ल में जल नहीं मिलाना, लेकिन जल में अम्ल मिला सकते हैं धीरे धीरे। अम्ल को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना है। ये जल ही था पर हमने इसको अम्ल लिख दिया 2 बार बचने से, कि लगातार हिलाते हुए जल में ही अम्ल को मिलाना चाहिए, क्योंकि ये अपक्रिया क्या है, अत्यंत ऊष्मक्षेपी।
अब इसको आप देख सकते हैं, हमने इसको इस ढंग से लिखा कि आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तनुकरण यह हमने पहले बता दिया। अब हम जानते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में, वो हमसे छूट गया था, तो इसको तो आप देख लेंगे, है ना। देखो बात क्या है, बात इतनी सी है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, उसी में कोई छठा पॉइंट लिख लें, अम्लीय वर्षा। दैनिक जीवन में पीएच प्रभाव लिखे थे अभी, उनमें लिखना है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में क्या लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है। वाहनों के धुएं, जीवाश्म ईंधनों के जलने से निकले धुएं एवं प्रदूषण के कारण वायुमंडल में या वायु में, सीधी बात करें वायु में, का सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑक्साइड, वायु में सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाते हैं, जो कि वर्षा जल में घुलकर वर्षा जल में घुलकर सल्फर बनाएगा, जो इसके ऑक्साइड हमने पढ़ा था, अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाएंगे, क्योंकि उनकी प्रकृति क्या है, अम्लीय। ये पढ़ा था ना उन्होंने, अधातुओं प्रकृति, अधातु ऑक्साइडों प्रकृति अम्लीय। ये अधातुओं को ऑक्साइड हैं, सल्फर और नाइट्रोजन, अम्ल बनाएंगे, जो कि वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, क्रम से सल्फ्यूरिक अम्ल, एवं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिससे वर्षा के जल की पीएच 5.6 से
कम हो जाती है। और यही अम्लीय वर्षा कहलाती है। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ कहीं काम। ठीक ही है। वाहनों के धुएं या जीवाश्म ईंधनों के जलने या फिर कोई भी प्रदूषण हो, उनसे सल्फर के ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कोई सा भी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं वो वायु में मिल जाएंगे। जब भी वर्षा होगी तो ये प्रदूषक जहाँ भी होंगे वो वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाएंगे। सल्फर के ऑक्साइड बनाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे नाइट्रिक अम्ल। जैसे वर्षा जल के pH 5.6 से जैसे ही कम हो जाएगी, उनसे कम होगी, और जैसे 5.6 से कम होगी तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। और इस अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव सभी को देखने को मिलते हैं, भुगतने पड़ते हैं, पौधों पर, मनुष्यों पर, जीवों पर, मिट्टी तक, सब पर। ताजमहल का मैंने बताया कि जीवंत उदाहरण है। भवनों, इमारतों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा है, ये मिट्टी में जाएगी तो कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे तत्वों को घोल देगी जो पौधों के लिए आवश्यक हैं, वो घुल कर चले जाएंगे। एल्युमिनियम तक को घोल देगी, पानी नहीं लेने देगी पौधों को, तो उनके लिए भी हानिकारक हैं। और तो खैर क्या है। तो ताजमहल की जो संगमरमर है उसका पीला पड़ना अम्लीय वर्षा का उदाहरण है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव pH का जानना था, वो हमने जान लिया। अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगर ऐसा जल नदियों में जाए तो नदी के जो जीव हैं, जलीय जीव, उनका जीवन में कठिन हो जाएगा। ये पॉइंट लिख लेते हैं, तुम्हारे लिए है। अम्लीय वर्षा का जल या कारखानों से, कारखानों से जो कचरा निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसके कारण भी जल की pH कम हो जाती है। तो ऐसे देशों में अम्लीय वर्षा अधिक होती है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, नॉर्वे देश सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा से प्रभावित देश है। कारखाने बहुत हैं तो अम्लीय वर्षा अधिक होती है। तो जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक, सभी के लिए हानिकारक। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में जाता है या प्रवाहित होता है तो ऐसी नदी में जलीय जीवधारों की उत्तरजीविता यानी उनका जीवन, उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, इतना सिंपल सा फंडा था, वो हमने बता दिया। दैनिक जीवन में pH का प्रभाव 6 के 6 हमने जान लिए। इसके बाद तुम्हें वो लिखना है जो मैंने अभी लिखाया था इससे पहले। उसका नाम है, क्या लिखाया था मैंने, तनुकरण। उसके बाद एक नोट लिखाया था,
अम्ल में जल मिलाना है, जल में अम्ल मिलाना, किस प्रकार मिलाते हैं, तो ये सब समझ में आया होगा। ये SO2 ये NOx, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये ऑक्साइड। और बाकी तो तुम जानते ही हो, ताजमहल को याद रखना, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ताजमहल की दीवार किससे बनी है, संगमरमर से, उनका पीला पन्ना। अम्लीय वर्षा इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में क्या, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, जो साधारण नमक है, और इससे हम कुछ नए उत्पाद बनाएंगे, नई वो चीज़ें बनाएंगे, फिर उनका उपयोग जानेंगे, उनकी संरचना जानेंगे, उनकी बनने की प्रक्रिया जानेंगे, और चैप्टर कंप्लीट करने की सोचेंगे अगली वीडियो में। तो इसके साथ अभी तो हमें यहीं विराम लेते हैं, इस अम्लीय वर्षा के साथ, तनुकरण के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनको आप सब देखें, अच्छे से पढ़ें, कुछ मत पढ़ें, इसको देख लिया, समझ लिया, लिखना है तो लिख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके ऊपर है, कुछ भी। अगर आपको कोई चीज़ निःशुल्क मिले, फ्री में उपलब्ध हो, तो आप उसकी वैल्यू नहीं कर देंगे, लेकिन करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना चाहिए, और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें इसको।